EU Mercosur trade pact nears finalization amid European dissent. यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज, खासतौर के ऊपर नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका और कनाडा, यूएस और कनाडा, ये दुनिया की दूसरी कंट्रीज को यूज करते थे पास्ट में भी। और अब सबको पता होगा कि जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं उनको लैटिन अमेरिका इसी करके कहते हैं क्योंकि वहाँ पर ये जो अमेरिका के जो नॉट लैटिन, ये जो यूरोपियन कंट्रीज थी उसमें पोर्तुगीज़ हैं, उसमें पुर्तगाल हैं, स्पेन है और फ्रांस है। इन सब कंट्रीज ने जो साउथ अमेरिका है उसको लंबे टाइम तक लूटा। उसी तरह से इन लोगों ने अफ्रीका को लूटा। अब ये जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं या जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं जिसको हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं अपने यहाँ पर, ग्लोबल साउथ मतलब ये कि 0 डिग्री यानी ट्रॉपिक ऑफ 0 डिग्री यानी इक्वेटर से नीचे की कंट्रीज को हम लोग ग्लोबल साउथ में कंसिडर करते हैं। ग्लोबल साउथ की एक कॉमन हिस्ट्री है कि ये सभी कंट्रीज एक्सप्लॉइट हुई हैं पास्ट में, कॉलोनियल पास्ट में, और इन सब कंट्रीज पर रूल हुआ है, किसी दूसरी कंट्री ने रूल किया हुआ इन सब कंट्रीज के ऊपर। अब फैक्ट क्या कहता है कि फैक्ट, उस फैक्ट के अकॉर्डिंगली ये सब कंट्रीज सिर्फ यूज होती थी ताकि अपना रॉ मटेरियल इन कंट्रीज को बेचें। रॉ मटेरियल जो मिट्टी के रेट में खरीदा जाता था, जैसे इंडिया से कॉटन जाती थी इंग्लैंड, वहां से कपड़ा बन के आता था और इंडिया में कपड़ा बिकता था। सिमिलरली इन सब कंट्रीज में भी यही है। आज इन सब कंट्रीज में या अफ्रीका में कॉमनैलिटी है, वो क्या है कि इन कंट्रीज के पास या अफ्रीका के पास क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो आने वाले फ्यूचर में फ्यूचर व्हीकल्स को, फ्यूचर जो वेपन्स हैं, फ्यूचर सैटेलाइट्स को, इन सब को वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। अब साउथ अमेरिका या अफ्रीका दोनों की स्टोरी ऑलमोस्ट मोरलेस सेम है क्योंकि इनमें को बहुत डेवलप्ड कंट्री नहीं है, सभी कंट्रीज अंडर डेवलप्ड हैं और यहाँ से ये दूसरी कंट्रीज में इनके लोग माइग्रेट करते हैं। जैसे इंडिया से जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे माइग्रेशन होता है, जैसे यहाँ से कनाडा, यहाँ से अमेरिका, यहाँ से यूरोपियन कंट्रीज या यहाँ से ऑस्ट्रेलिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी 0 डिग्री के नीचे आता है, बट ऑस्ट्रेलिया किसी भी कंडीशन में जो सेकंड वर्ल्ड जो उसमें कंसिडर, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं या ये को ग्लोबल साउथ में कंसिडर नहीं होता क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कंपैरेटिवली पैसे वाली कंट्री है, न्यूजीलैंड भी पैसे वाली कंट्री है। तो हिस्ट्री ये कहती है कि इन लोगों ने साउथ अमेरिका को और वेस्ट इंडीज को एक्सप्लॉइट किया और आज भी यही कर रहे हैं। अल्टीमेटली जब आप गरीब होते हैं तो आप बहुत सारे लोगों के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बहुत सारे लोग आपको एक्सप्लॉइट करते हैं किसी ना किसी फॉर्म में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्यों? क्योंकि आपको रोजी रोटी कमानी है। उनकी रिक्वायरमेंट रोजी रोटी नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ रोजी रोटी है ताकि आप अपने बच्चों का पेट पाल सकें। तब जब आदमी गरीबी में होता है तो उस टाइम पे बहुत बड़ा बनने के सपने नहीं देख रहा होता, तो उसके पास जो होता है वो बेच के पैसे कमाता है ताकि अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सके। इन कंट्रीज में अब यूरोप में एक एक जो है वो एक ट्रेंड शुरू हुआ कि यूरोप को इन कंट्रीज के रिसोर्सेज चाहिए, प्लस यूरोप के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यूरोप के पास रिसोर्सेज नहीं है। अमेरिका के पास भी कुछ, अमेरिका के पास तो फिर रिसोर्सेज, यूरोप के पास रिसोर्सेज नहीं है। पर कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर यूरोप के रिसोर्सेज और साउथ अमेरिका के रिसोर्सेज कॉमन हो जाते हैं। खासतौर के ऊपर यूरोप जो है यहाँ पर डेयरी फार्मिंग खूब है। ठंडे मुल्क आते हैं, ठंडे मुल्कों के अंदर जहाँ पर भी ठंड पड़ती है या टेम्परेट रीजन के अंदर जो भी कंट्रीज आती हैं वहाँ पर डेयरी फार्मिंग खूब होती है। तो साउथ अमेरिका में डेयरी फार्मिंग खूब होती है, उसमें अर्जेंटीना बड़ा प्रोड्यूसर है। अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे, यहाँ पे अल्फा अल्फा नाम की ग्रास होती है जिसको खा के पशु मोटे हो जाते हैं और वो दूध ज़्यादा देते हैं। यूरोप का मौसम वैसे फेवरेबल है, वहाँ पर जानवरों को लेके, गायों को लेके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, फिर वहाँ से जो हाइब्रिड जो हैं वो काउज डेवलप होती हैं। तो यूरोप के पास एक्सेसिव फूड, एक्सेसिव मीट, एक्सेसिव डेयरी प्रोडक्ट हैं। तो यूरोप उनको इन मार्केट में बेचना चाहता है, इनके पास भी कुल मिला के यही है, ये भी यूरोप की मार्केट को बेचना चाहते हैं। तो थोड़े बहुत आपस में हिकअप्स हैं, तो अल्टीमेटली वो धीरे-धीरे करके सारे दूर हो जाएँगे। और अब नाउ द पॉइंट इज़ यूरोप जो है वो अमेरिका के पंजों से निकलना चाहता है। यूरोप अपनी इंडिविजुअलिटी डेवलप करना चाहता है। रिसेंट डेज़ में न्यूज़ आ रही है कि इंडिया और ईयू के बीच में एफटीए साइन हो जाएगा। ये एफटीए साइन कर रहे हैं साउथ अमेरिका के साथ फिलहाल। अब साउथ अमेरिका के बाद उसके बाद इंडिया के साथ एफटीए साइन हो जाने का मतलब ये है कि इन कंट्रीज के पास टेक्नोलॉजी है, अपनी टेक्नोलॉजी इन कंट्रीज में खपाएंगे, उससे पैसा कमाएंगे, प्लस इन कंट्रीज के रिसोर्सेज को वो यूज करेंगे। अल्टीमेटली गिव एंड टेक है। अभी तक यूरोपियन यूनियन जो थी वो अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट थी, अमेरिका उनकी नीड्स पूरी करता था।
बाद में यूरोपियन यूनियन ने जब अपना यूरो डेवलप कर लिया, फिर ग्रीनलैंड को लेके आजकल जो डिस्प्यूट है, नाउ दे स्टार्ट रियलाइजिंग कि अमेरिका अल्टीमेटली हमें एक्सप्लॉइट ही करेगा। अमेरिका हमें रशिया का डर दिखा के तंग करता है, और रशिया अगर चीज़ों को बैलेंस कर लेता है तो हो सकता है रशिया से रिलेशन बेटर बनाना हमारे लिए ज़्यादा फेवरेबल होगा। और नाटो की मेंबरशिप को लेके फ्रांस का जो एटीट्यूड आजकल नज़र आ रहा है, और उसके बाद डेनमार्क का, उसके बाद जर्मनी का जो एटीट्यूड रिसेंट डेज में हम लोग को देखने को मिला, लग रहा है कि नाटो बड़े लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं करेगा। यूरोपियन यूनियन कंट्री की मजबूरी होगी, उनको समझ आ गया हम लोग इकट्ठा रहेंगे तो सर्वाइव करेंगे। हमारा सबसे बड़ा एक्सप्लॉइटर जो है वो अमेरिका है। अब वो कंट्रीज जो मर्कासुर जो है, मर्कासुर हम प्रोनाउंस नहीं कर सकते कि उसकी एब्रीविएशन है मर्कासुर, बट वो लैटिन लैंग्वेज में है, इसके हम प्रोनाउंस नहीं कर सकते, मर्कासुर ही कंसिडर करते हैं। तो उनका अपना ग्रुप है जो आपस में ट्रेड करता है, मर्कासुर। उसका जो एग्रीमेंट हुआ है वो यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ, इसका कि ताकि हम लोग मिल के आपस में एक दूसरे से चीजें एक्सचेंज कर सकें। एफटीए है। द ईयू एंड मर्कोसुर सेट अप टू साइन अलोंग नेगोशिएशन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एज एक्सूसियन। ये पैराग्वे के अंदर शहर है एक्सूसियन। पैराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना जैसे मैंने बताया था, ये सब मीट प्रोड्यूसर कंट्रीज हैं, मिल्क, डेयरी, मीट और एग्रीकल्चर। ऑन जनवरी 17 को ब्रिंगिंग टू क्लोज टॉक्स बिगिन इन 99 से ये टॉक चल रही थी, अब आके ये कंप्लीट होती हैं। ऑल्दो नेगोशिएशंस वर फॉर्मली कंक्लूडेड ऑन December 24, the pact remains politically sensitive within EU and France, spearheading oppositions primarily over agriculture and environmental concerns. अब यूरोप की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर कंट्री दो हैं। यूरोप के जो वेस्टर्न यूरोप है उसकी सबसे बड़ी कंट्री फ्रांस है। फ्रांस सबसे बड़ा एग्रीकल्चरलिस्ट कंट्री है, वहां पर खेती बाड़ी होती है। इसके क्या फ्रांस को एतराज है, क्योंकि ये भी खेती बाड़ी करने वाली कंट्री है, मैं भी खेती बाड़ी करने वाली कंट्री हूँ, तो मेरे जो इंटरेस्ट है वो अफेक्ट होंगे। मर्कोसुर एट ग्लांस फुल नेम जो है सदर्न कॉमन मार्केट है, जिसको मैंने बताया क्योंकि ये लैटिन लैंग्वेज में इसके प्रोनाउंस नहीं कर सकते इसको। एस्टैब्लिश 1991 के अंदर होता है। एंड ट्रीटी ऑफ एसोसिएशन, फाउंडिंग मेंबर्स अर्जेंटीना है, ब्राजील, पैराग्वे, उरुग्वे। पैराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, ये तीनों ही एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री हैं। तीनों में डेयरी खूब होती है, तीनों में एग्रीकल्चर खूब होता है, जिसको मैंने रीजन बताया आपको, अल्फा अल्फा क्रास। उसके बाद ब्राजील है, इसकी भी कुल मिला के मजबूरी जो है खेती है। अदर मेंबर कंट्रीज में बोलीविया आता है, ये नया एंट्री हुई है इसको। और वेनेजुएला है, इसकी मेंबरशिप सस्पेंड हो गई अमेरिका के साथ डिस्प्यूट की वजह से। लैंग्वेज वही स्पेनिश एंड पुर्तगीज, क्योंकि ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, यही कंट्री, इनके ऊपर यही लैंग्वेज जो है इम्पोज की गई थी, स्पेनिश, पुर्तगीज। ऑब्जेक्टिव क्या है? क्रिएशन ऑफ कॉमन मार्केट, रिमूवल ऑफ इंट्रा ब्लॉक ट्रेड बैरियर्स हैं, पॉलिसी हार्मोनाइजेशन है, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड, सर्विस, कैपिटल एंड पीपल, इन सब के बीच में आपस में फ्री मूवमेंट होगा। देन की फीचर्स हैं ईयू मर्कोसुर ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर, स्केल एंड ट्रेड प्रॉफिट है, ईयू लार्जेस्ट एफटीए बाय टैरिफ रिडक्शन। अब कंट्री में एफटीए में होता क्या है, आपका सामान हमारे यहाँ आएगा, हमारा सामान आपके यहाँ जाएगा, ना आप टैरिफ लगाओगे ना हम टैरिफ लगाएंगे। Eliminates over 4 billion euro on duties in EU export. Current annual trade 111 बिलियन का है। EU एक्सपोर्ट, जो EU एक्सपोर्ट करता है, जो उसके पास टेक्नोलॉजी है, जिसको हमने डिस्कस किया। मशीनरी एक्सपोर्ट करता है क्योंकि वो बनाता है, उसके पास एडवांस मशीनरी है। केमिकल्स हैं, वो मिक्स करके कई चीजों को मिला के केमिकल बनाता है। ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट बनाता है। EU इंपोर्ट क्या करता है? एग्रीकल्चर गुड्स हैं, मिनरल, पेपर वगैरह जो है, इसको इंपोर्ट करता है, क्योंकि पेपर इस करके वहां पे जंगल काटे नहीं जाते, क्योंकि यूरोप के पास जंगल ही कम है। तो जो है उसको वो बचाना चाहता है, क्योंकि फ्यूचर के लिए वो प्रिजर्व करना चाहता है कि यूरोप में सबसे ज्यादा सेंसिटिव है अगर वहां पर ग्लोबल वार्मिंग होती है तो वहां से इंपोर्ट करना चाहता है। टैरिफ लिबरलाइजेशन है, मर्कोसुर रिमूव्स ड्यूटीज ऑन 91% ऑफ ईयू एक्सपोर्ट्स ओवर 15 साल के अंदर, कह रहे हैं हम अपनी जो 91% ड्यूटीज है उसको कम कर लेंगे, मर्कोसुर कम करेगा। ईयू ने कहा रिमूव्स ड्यूटीज ऑन 92% ऑन मर्कोसुर एक्सपोर्ट्स विद इन 10 ईयर्स, 10 साल के अंदर हम भी अपनी ड्यूटी कम कर लेंगे। तो सेंसिटिव सेक्टर्स ऑफ कोटाज, ईयू इंपोर्ट कोटा रिटेन्स फ्रॉम बीफ, पोल्ट्री, पोर्क, शुगर, इथेनॉल, राइस, हनी एंड मेज। तो इनके ऊपर ईयू इंपोर्ट कोटा रिटेन्ड फॉर बीयू, बीफ, इन सब के ऊपर रिटेन जो है वो कोटा एज इट इज रहेगा। एक्सपेंडेड कोटाज में बीफ इंपोर्ट अप टू 99,000 टन, 30,000 टन ऑफ ड्यूटी फ्री ईयू चीज एक्सपोर्ट। मर्कोसुर कोटा मिल्क पाउडर, इन्फेंट फॉर्मूला। तो ग्राफिकल इंडिकेटर में प्रोटेक्शन ऑफ 350 ईयू जीआई प्रोडक्ट्स प्रिवेंटिंग इमिटेशन ऑफ मर्कोसुर मार्केट, कि हमारे पास जो 350 ईयू जो जीआई प्रोडक्ट है, जो जेनेटिकली इंडिकेटर जिसका हमारे पास है, आप उन प्रोडक्ट्स को नहीं मैन्युफैक्चर करोगे। सेफगार्ड क्या है? ईयू कैन सस्पेंड ट्रेड प्रेफरेंस इफ कंडीशंस ऑफ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर वायलेटेड,
टाइटन कंट्रोल ओवर पेस्टिसाइड रेसिड्यू, अगर आपने हमारी शर्तें नहीं मानी तो हम इसको रोक देंगे। और उसके बाद जो पेस्टिसाइड का यूजेज है उसको हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे, क्योंकि यूरोपियंस ऐसा नहीं चाहते कि उनको पेस्टिसाइड वाली चीजें मिले। EU सपोर्ट मेजर्स में एग्रीकल्चर क्राइसिस फंड मैनेज हो जाएगा, रिड्यूसेस फर्टिलाइजर इंपोर्ट ड्यूटीज, 45 बिलियन यूरो फास्ट ट्रैक फार्मर सपोर्ट, स्ट्रेंथन बॉर्डर चेक्स, तो EU की तरफ से ये सपोर्ट उसको दिया जाएगा। देन व्हाई इज देयर ऑपोजिशन विद इन द EU? अब अफ्रीकन जो यूरोपियन यूनियन है वहां पर इसके अगेंस्ट लोग क्यों हैं, उसके पीछे एक बड़ा फैक्टर है। अपोज्ड फ्रांस, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, आयरलैंड, एब्सटेन्ड, बेल्जियम एब्सटेन रहा, शिफ्टेड स्टांस, इटली ड्रॉप्ड वीटो, तो पहले वीटो करना चाहता फिर ड्रॉप किया उसने। एज जो की कंसर्न है वो क्या है, फियर ऑफ चीपर बीफ, पोल्ट्री एंड शुगर अंडरकटिंग EU फार्मर्स। तो ये सब सामान जब यूरोप में पहुंचेगा साउथ अमेरिकन कंट्रीज से, तो इनकी अपनी मार्केट, इनके अपने फार्मर को परेशानी होगी। देन आयरिश बीफ सेक्टर पर्टिकुलरली वल्नरेबल, आयरलैंड से आने वाला मीट जो है वो भी वल्नरेबल है। तो अगर ये एग्रीमेंट हो गया तो उसकी वजह से साउथ अमेरिका से आने वाला मीट और बाकी सब प्रोडक्ट जो है यूरोप की मार्केट को नुकसान पहुंचाएंगे। एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट स्टैंडर्ड्स में है एलिगेशंस ऑफ वीकर एनफोर्समेंट ऑन डिफॉरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन है, एनिमल वेलफेयर है, कहते हैं इनके ऊपर इन्होंने काम नहीं किया है। Amazon deforestation criticize, argue safeguard are not legally enforceable, risk of incentivizing resources extraction. Unequal standards, EU farmers face stricter production norms than Mercosur counterparts, raising issue of fair competition. Why the deal matters now? Strategic consideration है, trade diversification amid global protectionism, hedge against disruption from renewal US tariff policies. अब सबको पता है कि ट्रंप जो है वो स्ट्रीम के ऑपोजिट तैरने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया बदलाव चाह रही है और ट्रंप अमेरिका को रीइंस्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो गद्दी पे दोबारा उठाना चाहते हैं, जो पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद डीपनिंग एंगेजमेंट विद द ग्लोबल साउथ। अब ग्लोबल साउथ के साथ सभी लोग काम करना चाहते हैं, क्योंकि ग्लोबल साउथ की कंट्रीज जो पहले मलंग हुआ करती थी, जिनके पास खाने को नहीं था, आज उनकी इकोनॉमी में ग्रेजुअल राइज होना शुरू हुआ। जब उनकी इकोनॉमीज में राइज होना शुरू हुआ, उनके बाइंग कैपेसिटी, बाइंग पोटेंशियल इंक्रीज हुआ। बाइंग कैपेसिटी, बाइंग पोटेंशियल का मतलब ये है कि आपके पास आपका घर भर चुका है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं। बट ग्लोबल साउथ की कंट्रीज को इन सब चीजों की जरूरत है। उनको एसीज भी चाहिए, एक एक घर में 4-4, 5-5 एसी चाहिए, उनको सेंट्रलाइज एसी चाहिए, उनको कारें चाहिए, उनको कंप्यूटर चाहिए, उनको हर इंडिविजुअल को अपने लिए पर्सनल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इसका कि यूरोपियन यूनियन या ये अमीर देश जो है गरीब देशों को टारगेट कर रहे हैं, उनकी मार्केट को। इतने एप्पल आईफोन अमेरिका में नहीं बिकते जितने इंडिया में बिकते हैं। इंडिया पिछले कई सालों से लगातार एप्पल को एक्सपोर्ट कर रहा है, एप्पल फोन जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। सस्ती लेबर है इस करके, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। उसके बाद काउंटरिंग चाइनाज एक्सपेंडिंग इन्फ्लुएंस इन लैटिन अमेरिका, ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि चाइना का लगातार एक्सपेंशन है और चाइना लगातार फंडिंग कर रहा है, खासतौर पर ब्राजील के साथ और बाकी सब कंट्रीज के साथ। तो अगर रेस में चाइना आगे निकल गया, इसका मतलब कोई ना कोई तो पीछे रहेगा। तो यूरोपियन यूनियन पीछे नहीं रहना चाहती, वो उनके जो रिसोर्सेज हैं उसको एक्सप्लॉइट करना चाहती है ठीक से। देन स्ट्रेंथनिंग EU रोल इन ग्लोबल सप्लाई चेन, इकोनॉमिक इंपैक्ट, एस्टिमेटेड GDP गेन, मर्कोसुर को 0.17% होगा, EU को 0.01% होगा, ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली। हर हालत में EU का ही बेनिफिट होगा, 10 साल के बाद पता चलेगा। क्रिटिकल मिनरल्स एंड एनर्जी ट्रांजिशन, बस यही कुल मिला के आके बात खत्म हो जाती है। आप सारे ड्रामे करो इस करके कि आपको क्रिटिकल मिनरल चाहिए, क्योंकि चाइना आपको दे नहीं रहा। Reduced EU dependency on China for strategic resources, ब्राजील ग्रेफाइट, निकल, मैंगनीज, नाइबियम एंड रेयर अर्थ का सेंटर है, और अर्जेंटीना के अंदर लिथियम होता है। अर्जेंटीना में भी लिथियम है, चाइल में भी लिथियम है, और चाइना चाइल के लिथियम को यूज करता है बैटरी बनाने के लिए, लिथियम आयन बैटरीज। देन उसके बाद रेलेवेंस फॉर यूपीएससी, इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट, EU पॉलिटिक्स, मल्टीलैटरलिज्म, नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, एग्रीकल्चर एंड फार्मर लेवलीहुड है, सप्लाई चेन रेजिलियंस है, क्रिटिकल मिनरल्स एंड एनर्जी सिक्योरिटी, ये सब इसके अंदर आएंगे। प्रीलिम पॉइंटर, मर्कोसर फाउंडेड इन 1991 में फाउंड होता है, लैंग्वेज स्पेनिश पोर्तुगीज है, EU मर्कोसर लार्जेस्ट EU FTA एंड टैरिफ कट है, बीफ कोटा 99,000 टन का है, एंड उसके बाद GI प्रोटेक्शन है, 350 EU प्रोडक्ट जो है वहां पर GI की प्रोटेक्शन उनको मिली है कि EU के ये प्रोडक्ट जो है वो मर्कोसर या वो कंट्रीज नहीं बनाएंगे या बेचेंगे।